मानस आज जरा अपने अध्ययन को लेकर ही कुछ चर्चा करने का और जानकारी लेने का देने का ऐसा है। तो मुख्य प्रश्न यही है कि आप सबका अध्ययन कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है। मुद्दे ये है कि हमने सामने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस पद्धति से और जिस स्वरूप का अध्ययन होना चाहिए वैसा हो रहा है क्या? क्योंकि आपके व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में लगभग हम कुछ नहीं जानते। अभी अपने विषय की रूपरेखा और ये भी तैयार नहीं हुई है। चिति के लिए लेख लिखने हैं, उसके बारे में मेरी ओर से तो मैंने कहा कि 31 अगस्त तक लेख चाहिए और सबके चाहिए और भृगु के अध्ययन काल में 2 लिखने हैं। लेकिन आप लोगों की क्या स्थिति है और कैसी परिस्थिति भी है इसके बारे में हमको जरा ठीक ढंग से चर्चा करनी चाहिए। तो इतने इतने से चर्चा प्रारंभ करते हैं, सब अपने अपने बारे में या सबके बारे में ऐसा बताएं कि हम अपने अध्ययन को किस प्रकार से व्यवस्थित करें, किस रूप में करें। ये अभी व्यास पूर्णिमा से विजयादशमी तक का जो हमारा अध्ययन का चरण है उसके सामूहिक अध्ययन के विषय ये तो मैंने भेजे हैं सभी को और शायद सभी को मिल भी गए होंगे, परंतु व्यक्तिगत अध्ययन की जो रचना करनी है उसके बारे में आज मुख्य रूप से चर्चा करनी चाहिए। और हमने पुनर्रचना क्या हमारे गट की और अध्ययन के स्वरूप की करनी चाहिए, इस विषय पर हम सब क्या सोचते हैं ये भी बताएंगे। हमारे 2 सत्र ऐसे हैं जिसके बारे में हम कब इनका नियोजन करेंगे, क्योंकि 6 से 7 का जो अध्ययन अवधि है उसको हमने अभी निरस्त किया है। 3 थे हमारे, उसमें से एक हम द्वितीया को 5 से 6 में ले गए हैं। शेष 2 के बारे में पहले भी ऐसी ही बात थी कि हम सब मिलकर उसका समय और दिन तय करेंगे, तो ये भी एक छोटा मुद्दा उसमें है। तो मेरे हिसाब से इतनी प्रस्तावना पर्याप्त है, अधिक तो आपको कहना है। और पहले भी प्रस्ताव ऐसा ही था कि हम सब मिलकर हमारे अध्ययन के बारे में कुछ बातों का विचार करेंगे, कुछ बातें तय करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस विषय में हमें बहुत पूर्व से सूचना मिली होती तो हम अपने विचारों को या इसको ऑर्गेनाइज कर पाते या ऐसी कोई आवश्यकता थी, क्योंकि हमें अपनी स्थिति पता ही है और कभी भी हम उसके बारे में बात कर ही सकते हैं। इसलिए मैंने बिना पूर्व सूचना दिए आज के सत्र का विचार इस रूप में किया है। तो इतना पर्याप्त है। यदि आपको और कोई प्रश्न पहले पूछना है जो रिजॉल्व करना है हमें, तो वो पहले बताइए, अथवा अन्यथा हम बात करेंगे। सही। पिछले कुछ हफ्तों से फोकस ज्यादा है। हम्म। जैसे मेरा गला थोड़ा खराब है, सही, इसकी आवाज कष्ट है क्या बोलने में या? नहीं 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 नहीं, तो ऐसा ठीक, हाँ कुछ ठीक। हाँ गले में दर्द है बस कल से। हाँ हाँ। तो जो पहला विषय जिस पे मेरा फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, एक सिविलाइजेशनल स्टडीज करके अध्ययन में बात रहती है कि जैसे हम्म, हमारे इतिहास और हमारे जो परिस्थिति रही पिछले कई हम्म, सालों में, हम्म, उसको थोड़ा और
गहराई से समझना, क्योंकि हम्म 2 से 3 साल पहले मैं इसमें काफ़ी फ़ोकस करता था और परिस्थिति हम्म भी ऐसी निर्माण हुई है कि विद्या क्षेत्र हम्म में ऐसा हम्म लगता है कि किसी आचार्य को ये लेनी पड़ेगी ज़िम्मेदारी। हम्म तो तो वो सिविलाइज़ेशनल स्टडीज़ एक एक विषय पे मैं थोड़ा ज़्यादा शुरू किया हूँ अध्ययन करना। हम्म हम्म अभी मराठों की जो अ अ, जो हिस्ट्री रही अ, हम्म उसके ऊपर एक सरदेसाई जी करके हैं जिन्होंने उसमें लिखा है हम्म काफ़ी। वो हम्म महाराष्ट्र से ही थे। हम्म उन्होंने उसपे 8 भागों में लेक्चर्स दिए हैं बड़े-बड़े, जिसको मैं हम्म अभी पढ़ रहा हूँ। हम्म हम्म तो ये मैं हमारे ज्ञान सागर से भी उस विषय की जो पुस्तकें हैं उसको लेके उसके हम्म साथ जोड़ना चाहूँगा। हम्म पहला हम्म बात है। हम्म दूसरी बात है कि अ, मुझे रह रह के ये ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। हम्म अ, बहुत गहराई से नहीं, ऐसा नहीं कि वैदिक स्टडी के हम्म हिसाब से या अ, हम्म हम्म पूरा शास्त्रिक स्टडी के अनुसार, पर हम्म बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना अच्छे से आना चाहिए। हम्म अ, तो उसके लिए एक प्रयास शुरू किया है अभी, शुरू-शुरू में ही है इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा, कदाचित 2-3 महीने बाद में उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बता पाऊँगा। हम्म अ, तीसरा बिंदु जो मेरे अध्ययन में अ, है और वो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने प्रश्न भी भेजा है हमारे गट में। जो हमारी आध्यात्मिक संकल्पना है भारत की, तो हमारे संकल्पना सूत्र पुस्तक से भी और दूसरे तरीकों हाँ से भी उसको ज़्यादा और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। हम्म उसी विषय में पिछले से पिछली बैठक में हमारी चर्चा भी रही थी, जिसमें मैंने कुछ आपसे प्रश्न पूछे थे हम्म और एक प्रश्न लिख के भी भेजा है कि जैसे हम्म हमारे अपने कोश हैं, वैसे ही हम्म और अंतःकरण है, हाँ उसी प्रकार से हाँ विश्व रूप का जो मन है, बुद्धि है, हाँ अहंकार है और चित्त है, हाँ उसको लेके थोड़ा हम्म स्पष्टता और हम्म अ अ, करने की आवश्यकता लगती हम्म है। हम्म और उस विषय में मैं आपसे जानना भी हम्म चाहूँगा हम्म और एक प्रकार से चर्चा करना चाहूँगा कि वो थोड़ा एक हम्म थ्रेडबेयर क्लियर हो हाँ अ, हाँ बात। तो उसपे मैं पढ़ रहा हम्म हूँ और उसपे समझने की हम्म कोशिश भी कर रहा हूँ। हम्म और देशिक शास्त्र मैंने शुरू किया है ताई, पर ज़्यादा आगे नहीं हम्म बढ़ी है गाड़ी। अ उसको मैं आगे कंप्लीट करना चाहूँगा। हम्म ये कुछ बिंदु हैं जो मैं हाँ लिया हूँ और इसमें हम्म इसके अलावा हम्म पर्सनली हम्म जैसा आप बोलते हैं बारी-बारी कि योग के पूरे 8 लिम्स को समझना हम्म और करना, तो मैं हम्म हर रोज़ योग तो कर रहा हूँ जहाँ तक उसका उम, फिज़िकल हम्म एक आसन स्वरूप की बात है तो। और मैं हमारे जो योग आचार्य हैं विद्या क्षेत्र में, उनसे बात करना भी शुरू किया हूँ उसके 8 लिम्स को लेके, कि उसको कैसे समझना है और कैसे उसको अनुभव या अनुभूति करना है। हम्म ये संवाद योग उनसे शुरू हुआ है पिछले हफ्ते। योग योग सूत्र पढ़े हैं क्या? योग सूत्र में नहीं पढ़ा हूँ ताई, उनसे पूछा हम्म हम्म मैंने, तो वो पहले मेरे को समझाने लगी कि बीकेएस हम्म अयंगर जी के हिसाब से हम्म कैसे ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, प्रत्याहार, हाँ प्राणायाम जो हाँ है, वो कैसे हाँ जिस तरीके से वो आसन करा रही हैं, उसी में हाँ ही कैसे बाकी जो अ, 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 हाँ 8 हम्म लिम्स हैं, उसको कैसे हम हम्म अनुभव करेंगे हम्म स्टेप बाय हम्म स्टेप। तो मैंने उनसे बोला कि हम्म हमें बैठ के इस पे अपने आप भी और बच्चों के साथ भी हमें हम्म इसको, इसकी जो थियरी पार्ट है, जो ज्ञान पार्ट है, उस पे भी हमें हम्म चिंतन और बात हम्म करनी चाहिए करके। हम्म हम्म तो ऐसा 5 हम्म चीज़ें लेके मैं दाई बढ़ रहा हम्म हूँ अभी, ठीक जिस पे मेरा हम्म ध्यान ठीक है रख रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ शेष लोगों को अपनी अपनी पद्धति से बताना है। माने मुनि जी ने अपना अध्ययन कैसे चल रहा है, किन विषयों पर चल रहा है और फोकस क्या है ये बताया। बाकी लोग
अपनी पद्धति से जो बताना चाहते हैं वो बताए, केवल इसी रूप में आगे न बढ़े कि इस विषय का, इस विषय का, इस विषय का, ऐसे ना करें। हम क्या देख रहे हैं, अपने अध्ययन को कैसे देख रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ऐसा बताइए? इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा ताई। हाँ, पिछले हाँ। कुछ समय से जो मेरी साधना, जो पर्सनल हुँ, साधना थी, वो थोड़ी हुँ, इम्पैक्ट हुई थी कुछ हुँ, किसी कारणों से या कैसे भी। और हुँ, वो मुझे लग रहा है कि अभी ट्रैक पे भी आ रही है वो भी। तो हुँ, हुँ, मुझे वो हुँ, भी हुँ, कदाचित हुँ, सहायता हो रही है या हुँ, अ, हुँ, जैसे अभी हुँ, हुँ, उसको देखना है। हाँ, हुँ, हुँ, हाँ, और भाई मैं थोड़ा हमें चर्चा के लिए समय रहे, इस पद्धति से सब संक्षेप में बताएँगे। ताई मैं बोलता हूँ। हुँ, मनु हुँ, बोल रहा हूँ ताई। हुँ, हुँ, ताई इसमें अभी काफी दिनों से मेरा अध्ययन तो बंद जैसा ही है। हुँ, थोड़ी व्यस्तता बढ़ी है। हुँ, और हुँ, व्यस्तता में भी जितने माने एक तो व्यस्तता ऐसी होती है कि एक काम को हम बहुत सारा कर रहे हैं और हुँ, एक होती है हुँ, कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। हुँ, वो दूसरी वाली स्थिति है थोड़ी। हुँ, मुझे लगता है था कि जुलाई एंड तक ये हुँ, स्थिति थोड़ी संभलेगी। रहेगी। क्योंकि हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, एक दो प्रकल्प जो चल रहे हैं हुँ, जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो हुँ, जुलाई एंड तक शायद हुँ, समापन हुँ, होगा उनका। हुँ, फिर हुँ, थोड़ा समय हुँ, हुँ, मैं और दे पाऊंगा इसमें। हाँ, अ, हुँ, अभी जो मेरा विषय तो तय था ताई, और हुँ, उस विषय पर मैंने चिति हुँ, के लिए एक लेख हुँ, मैंने ये वर्ष के शुरू में लिखा था, हुँ, हुँ, है ना। लेकिन हुँ, उसमें बहुत सारे फीडबैक थे और बहुत सारे चेंजेस करने हैं। हाँ, हुँ, ऐसा तो हुँ, मुझे मिला था। तो हुँ, मेरे पास एक मैं स्थिति बता रहा हूँ कि चिति के लेख के हाँ, लिए क्या स्थिति हाँ, है। तो हाँ, उसमें हाँ, हुँ, जो चेंजेस करने हैं, हाँ, हुँ, उस पे हुँ, थोड़ा चिंतन हुआ था ताई। लेकिन वो हुँ, क्योंकि रुका हुआ है तो उस पे हुँ, प्रोग्रेस करनी है। लेकिन एक हुँ, बेस मेरा है जिसके ऊपर मेरे को काम करना है। हुँ, ऐसा मुझे हुँ, लगता है। हुँ, अभी के हिसाब में जो अभी की स्थिति है उसमें उसको देखते हुँ, हुए मैंने दो कार्य किए हुँ, हैं ताई। एक तो हुँ, हुँ, जो हमारी नचिकेता की सामूहिक बैठक होती है हुँ, उसमें इसी विषय पर ही मैं बात करूंगा, हुँ, ऐसा मैंने सोचा हुँ, है। तो हाँ, ऐसी दो बैठकें हुई हैं अभी जिसमें मैंने हुँ, इसी विषय को हुँ, लेकर हुँ, मैंने अर्थ के विषय को लेकर ही बात करी हाँ, है और हाँ, उसी को ही आगे लेके जाऊंगा। मैंने आगे के भी हुँ, जो सामूहिक बैठकें हुँ, होंगी उसमें हुँ, लेयर बाय लेयर, तो हुँ, जब ऐसे प्रतिपादन करते हैं तो अपनी स्पष्टता भी बढ़ती है, ये तो हुँ, अनुभव है ही। तो हुँ, वो एक तरीका अपनाया है ताई। हुँ, अम, अ, बाकी मैंने यही स्थिति है अभी ताई। तो हुँ, जनवरी एंड के बाद हुँ, ये विषय पे स्पष्टता आए, चिंतन हुँ, होके चिति के लिए हम चिति को हुँ, टारगेट लेकर हुँ, ऐसा करें, ऐसी हुँ, मेरी योजना है ताई, हुँ, कि हुँ, 31 अगस्त तक हुँ, हमारा एक लेख तो ऐसा हो अ, हुँ। जो आपको ठीक लगे। है ना ऐसा। चीटी में प्रकाशित हो। जी ताई। हुँ। मैं चीटी की संपादक हूँ और मुझे विजयादशमी को अंक सभी पाठकों के हाथ में पहुंचाना है। इस जी दृष्टि से आप लोगों को अब उसमें अनिवार्य रूप से समयबद्ध तरीके से लिखना ही है। हम नहीं चाहते, 2 कारण हैं। एक तो हमारे अध्ययन को थोड़ा अनुशासित करने की दृष्टि है और दूसरा हम चिति को अपना मुखपत्र बनाना चाहते हैं। बाकी देश भर के विद्वान कुछ भी लिखे तो भी इतनी उसमें विशृंखलता रहती है कि
एक जो हमारा विचार है वह सुसूत्र पद्धति से नहीं रखा जाता है उसमें। इसलिए कितने तथाकथित माने तथाकथित नहीं, वास्तव में अच्छे-अच्छे लेखकों के लेख हमें रिजेक्ट करने पड़ते हैं। उसमें दोहरी समस्या है। एक तो उनको दुःख लगता है या हमें भी दुःख लगता है कि इनको रिजेक्ट करना। अगर ये नहीं करना है तो फिर चिट्ठी में जो हम नहीं पसंद करते हैं ऐसा लेख देना। अब दोनों ही बातें ठीक नहीं है। इसलिए सही बात तो ये है कि हम लोग ही उसमें लिखें। अभी स्थिति क्या होती है कि हम लोग माने मैं ही हो जाती हूँ। तो हम लोग माने कम से कम हम 7 लोग तो हों। ये तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसलिए मेरा आग्रह है कि हम सब को लिखना ही चाहिए। चिट्ठी हमारी ओर से शिक्षा क्षेत्र में या बौद्धिक जगत में जानी चाहिए। ये उसके पीछे का उद्देश्य है। इसलिए मेरा आग्रह है। हाँ, आगे। ताई विश्वक्षण बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं लगभग सभी की आवाज़ पहचानती हूँ। जी। तो थोड़ा मैंने रूपरेखा बनाई थी विज्ञान को लेके, कैसे किसी के लिए जो लिखना है, क्या-क्या सेक्शंस रहेंगे, वो आपको भेजा था मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आपने मुझे ये भी बोला था कि ये जो मैंने प्रस्तुति की थी हमारे गठ में, उसके बाद जो फीडबैक एक ब्रॉड दिया था आपने, उसको डिटेल चर्चा करने के लिए आपसे बात करना था। हाँ, हाँ, हाँ। और तो हम तो प्रतीक्षा में हैं। हाँ, आप जब भी आप जब भी कहेंगे हम उपलब्ध हैं। और वो एक बात इसीलिए मैंने इसके पूर्व का सत्र विज्ञान को ही समर्पित किया था। वो विज्ञान का ही था, आपके विषय के की निरंतरता में, कंटिन्यूएशन में वो विषय था। तो जी, हाँ। उसको थोड़ा उसके बाद मैंने थोड़ा और अध्ययन किया और कुछ लिखा भी, और उसको मैंने ये हमारे बैंगलोर के जो सत्र हुए हैं उसमें प्रेजेंट किया था। तो अंतःकरण विज्ञान को लेके हाँ, और ज्ञान के अलग-अलग जो स्वरूप हैं, उसको लेके बात रखी थी यहाँ पे। तो उसी के ऊपर मैं अध्ययन कर रहा हूँ। उसमें मैंने 6-7 पुस्तकों की बारे में लिखा था, जहाँ-जहाँ मैं रेफर कर रहा हूँ। एक वैदिक विज्ञान को लेके है, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी, उनके 2 पुस्तकें हैं। इस पुस्तक का फिर आपने पिछले सत्र में भी बताया था। हाँ, और पंचभूत विज्ञानम है, वो और भी है। पदार्थ शास्त्र भाग 1, भाग 2 हैं। हाँ। थोड़े आहार विज्ञान भी मैंने किया है। आहार शास्त्र जो आपकी एक है तत्वचिंतन, ऐसे अलग-अलग चीज़ लिए है। रसायन वाला नहीं लिया हूँ मैं अभी, क्योंकि 6-7 पुस्तकें पहले पढ़ूँगा। और भारतीय संकल्पना सूत्र के विज्ञान और तंत्र ज्ञान, हाँ, हाँ, हाँ। ये ऐसे कुछ पुस्तकें। हाँ, मेरा उस समय भी कमेंट था और अभी भी जिन ग्रंथों का आप नाम दे रहे हैं और जिस एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो फिर से वी आर ड्वेलिंग अपॉन फिजिक्स ओनली। वो पंचभूत विज्ञान हो, पदार्थ विद्या सार हो, वैदिक विज्ञान हो, ये सारा जो है वैदिक विज्ञान, ये वैदिक शब्दावली वैदिक शब्द नहीं है। बाद के लोगों ने उसमें फिजिक्स और रसायन और इसका जो भी पोर्शन है उसको लेकर उसको वैदिक विज्ञान कहा। तो ये फिजिक्स वाला मामला है ना, भारत के ज्ञान क्षेत्र को, भारत की विचार पद्धति को समझने के लिए ये जो से ऊपर उठकर माने स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर अथवा अंतःकरण विज्ञान और इसका और फिजिक्स का माने इसका
और हमारे बहिरंग माने स्थूल शरीर का विज्ञान है, बहिकरण विज्ञान है, उन दोनों का संबंध क्या है, आंतरिक संबंध क्या है और किसका किसके ऊपर प्रभाव है। और इन द लाइट ऑफ अंतःकरण, इन द लाइट ऑफ कारण शरीर, हम फिजिक्स को कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, ये जो दिशा बदलने की बात है, इसके लिए हमको ये जो आत्मविज्ञान है उसके ऊपर अधिक ड्वेल करना पड़ेगा, अधिक लेना पड़ेगा। इसलिए एकात्म विज्ञान तो आपने पढ़ा, परंतु और पुस्तकें हैं। अभी मैंने राजेंद्र जी के साथ चर्चा में उन पुस्तकों का नाम तो दिया था, परंतु वो अभी मिली नहीं है, नेट पर सर्च की तो भी नहीं मिली है। मैं जिस लाइब्रेरी में मैंने देखी थी उसका मैं फिर से एक बार ये करूंगी। वे थे आत्मविज्ञान और प्राण विज्ञान। मैंने योग के बारे में ही पढ़ने के लिए वहां से एक पुस्तक में लाई थी, उसी समय पास में पढ़ी थी ये पुस्तकें, प्राण विज्ञान और आत्मविज्ञान। मेरे स्मरण में तो पातंजल योग प्रदीप के जो लेखक हैं स्वामी ओमानंद तीर्थ, वे ही उसके भी लेखक हैं, परंतु हमें नेट पर सर्च करने के बाद मिली नहीं है अभी। लेकिन आत्मविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्राण विज्ञान को साथ में रखकर, और फिर योग जो है वो तो फिजिक्स के साथ संबंधित नहीं, अंतःकरण के साथ ही संबंधित है। इन तीनों के प्रकाश में फिर हमारा पंचभूत विज्ञान और ये सब कैसा लगता है, वो आंतरिक खोज है। अंदर हमें इसके अंदर के सूत्र, अंदर का संधान करने वाले सूत्र कौन से हैं, इसके ऊपर चिंतन करना होगा। ये चिंतन वास्तव में इतना मौलिक होगा और इतना इतना जिसको कहते हैं आज के समय में मूल्यवान होगा, तो इट्स वर्थ डूइंग इट। ऐसा मेरा विज्ञान विषय को लेकर मानना है। विज्ञान का संबंध सीधा बुद्धि के साथ ही है, पंचभूत के साथ नहीं है। ये एक तो हमें समझना होगा। और ये बुद्धि का क्या क्षेत्र है, बुद्धि का कौन सा दायरा है, और बुद्धि क्या, और उसमें जो अभी मुनि जी ने प्रश्न पूछा ना, पिंड का, व्यक्ति का विज्ञानमय कोश और सृष्टि का, ब्रह्मांड का विज्ञानमय कोश, ये क्या है। ब्रह्मांड का, जैसे ब्रह्मांड का विज्ञानमय कोश हम समझेंगे तो फिजिक्स को समझने की भी दृष्टि अलग से तो हमको प्राप्त होगी ही। इसलिए हमारा शिफ्ट जो है विज्ञान विषय का, वो शिफ्ट बदलने की आवश्यकता है। आप जरा मेरे इस कथन पर थोड़ा विचार करिए, शिफ्ट बदलना क्या होता है। जरूर। हाँ, भौतिक विज्ञान तो है ही, पदार्थ विज्ञान है ही, परंतु उसको समझने का जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है, वो आत्मविज्ञान है। उसके बाद में प्राण विज्ञान है और योग है। योग, आत्मविज्ञान और प्राण विज्ञान के बीच का जो अंतःकरण है, वो सारा क्षेत्र योग का है। योग ही भारतीय मनोविज्ञान है। इसलिए प्राण विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान, मैंने प्राण विज्ञान, अंतःकरण विज्ञान और आत्मविज्ञान। आत्मविज्ञान कारण शरीर से संबंधित, योग पूर्ण रूप से सूक्ष्म शरीर के साथ संबंधित, और फिर प्राण और हमारा भौतिक विज्ञान है वो स्थूल शरीर के साथ संबंधित। ऐसे तीनों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध बैठता है और कौन किसको कैसे प्रभावित करता है और किसके प्रकाश में किसको कैसे डिफाइन करना चाहिए और समझना चाहिए, ऐसा ये इतना इंटरेस्टिंग परंतु इतना ही चैलेंजिंग, बुद्धि के लिए चैलेंजिंग ऐसा ये विषय है। मैंने आई एम थ्रिल्ड टू थिंक अबाउट इट। ऐसा ये विषय है, तो आपका स्कोप इतना बड़ा है और ऐसा ऐसा व्यापक है। आप देखिए इस विषय पर जरा केवल कल्पना ही करिए, तो मुझे लगता है कि मैं जितना थ्रिल्ड अनुभव कर रही हूँ वैसा आप भी करेंगे, और फिर योर सर्च विल बी इन दैट डायरेक्शन। उस दिशा में आपका अगर क्वेस्ट शुरू होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। जरूर। आप
हाँ हाँ जो आपने बताया, ये जो वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ते हुए मुझे ऐसे फील हुआ होता है हाँ हाँ कि सही है। वो बहुत अच्छे से लिखा गया है वो पुस्तक हाँ ऐसे। बहुत अच्छे। हाँ, सही 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 हाँ तो ये हाँ जी। आत्मविज्ञान, प्राणविज्ञान और तो अंतःकरण के बारे हाँ में आप बताओ, कौन से ऑथर जो है, मैं भी थोड़ा ढूंढूंगा। मैंने वही कहा ना कि मैंने कहा स्वामी ओमानंद तीर्थ इसके लेखक हैं, ऐसा मेरा इम्प्रेशन है। मैंने वो पुस्तकें देखी हुई अभी कल्पना में आती हैं, परंतु हम और राजेंद्र जी सर्च कर रहे थे, वो मिली नहीं, नेट पर तो मिली नहीं। अब मैं वापस लाइब्रेरी में जाकर भौतिक रूप से कदाचित खोजूंगी, तो हो सकता है मैं लेखक के बारे में गलती कर रही हूँ। शीर्षक के बारे में कोई गलती नहीं है, पुस्तकें हैं इन्हीं शीर्षकों की हैं। लेखक के बारे में हो सकता है कि मैं देखूंगी। आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। अभी मैं कुछ नहीं बता सकती कि गलती कहाँ है, लेकिन है, ये बात तो है। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, और आगे। अरे एक योग के लिए विवेकानंद हम्म, जी की राजयोग करके एक पुस्तिका है। बहुत अच्छी है। वो और बहुत, हाँ इसी का काउंटर पार्ट भी नहीं, इसी का इलेबोरेशन कहेंगे वो, योगा अल्फा टू ओमेगा आचार्य रजनीश की है। सिद्धांत में स्वामी विवेकानंद और रजनीश जी दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैली के अंतर तो हम जानते हैं, रजनीश जी की शैली कैसी है और स्वामी विवेकानंद की शैली कैसी है, परंतु दोनों ही पुस्तकें एक ही बात एक ही स्वरूप में बताती हैं। रजनीश जी के विस्तार से हैं, राजयोग विवेकानंद जी के संक्षिप्त हैं। योग के बारे में स्वामी ओमानंद तीर्थ का पातंजल योग प्रदीप है, वह बहुत विस्तार से बताता है। थियरी जिसको समझना है उसके लिए ये अच्छी पुस्तक है, पातंजल योग प्रदीप करके। जी। मैंने वो विवेकानंद जी ये- की पढ़ी है ताई। हाँ बहुत हाँ बहुत अच्छे ढंग से बहुत हाँ कनेक्ट हाँ, होता है उसके साथ। बहुत अच्छी है। और इसी का थोड़ा विस्तार से आपको रजनीश जी के पुस्तक में योग दर्शन, यही है उनका शीर्षक। हिंदी में यही है, अंग्रेजी में है योगा अल्फा टू ओमेगा। जी ताई। हम्म और मुनि जी को ही मुझे कहना है कि ये जो बीके सायंगर वाला है ना, उसका केंद्रीय विचार जो है या फोकस है, वो हठ योग है। पातंजल योग के जो 8 अंग हैं, उसमें आसन और प्राणायाम, इनको केंद्रीभूत करके हठ योग का विस्तार हुआ है। माने ये 2 अंग हैं, वो हठ योग के लिए गए हैं और उनका महत्व बाकी 6 अंगों के संदर्भ में केवल सिद्धता प्राप्त करने के लिए, कि हम ध्यान कर सके, इसलिए आसन प्राणायाम से अपने शरीर को विशेष रूप से साधो। इसलिए वो बीके सायंगर आसन और प्राणायाम माने शरीर और प्राण के परिप्रेक्ष्य में फिर धारणा ध्यान और समाधि को देखना, ऐसा है। जबकि पातंजल योग का या राजयोग का पर्सपेक्टिव है, वो समाधि को केंद्र में रखकर फिर बाकी अंगों का विचार करो, ऐसा है। इसलिए ये पर्सपेक्टिव उसका अलग हो जाएगा। तो जरा हमको अष्टांग योग को, माने विभिन्न प्रकार से योग शब्द जुड़ता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इसमें ये योग जो है मात्र योग कहा तो वह अष्टांग योग है। फिर हठ योग है, लय योग है, जप योग है और कितने भी योग हैं, परंतु योग उसका जो न्यूक्लियस है अथवा योग
योग इटसेल्फ इज राजयोग। बाकी से इसको अलग करने के लिए इसको फिर राजयोग कहा, परंतु न्यूक्लियस तो केवल योग माने अष्टांग योग, पातंजल योग, राजयोग, उसका पर्सपेक्टिव समाधि है, आसन प्राणायाम नहीं है। तो समाधि के पर्सपेक्टिव में सब देखना। उसके भी दो, बहिरंग अंतरंग। अंतरंग के लिए हमारी सिद्धता हो सके इसलिए बहिरंग योग है। खैर इसके ऊपर अभी हम बहुत ज्यादा बात करेंगे तो बाकी सारी चर्चा रह जाएगी, लेकिन अलग से हमको इस विषय पर बात करनी चाहिए। हाँ जी। और ठीक है, तो इसमें मैंने आपसे पहले भी एक बार बात किया था कि जो श्री अरविंदो का इंटीग्रल योगा है वो भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो मैं पढ़नी कौन सा, क्या क्या, कौन सा? श्री अरविंद का था। श्री अरविंद का पूर्ण योग बहुत बहुत अच्छा है ही। हाँ, लेकिन सरलता की दृष्टि से देखो तो रजनीश जी का सबसे अच्छा है। हाँ, आगे। क्या दुनिया है कि नहीं है? लता जी, श्रीनिवास जी और राजेंद्र जी। नमस्ते ताई। जी हाँ ताई, मैं श्रीनिवास। जैसे मैंने आपसे एक फोन में भी बात किया था, ये वर्ग का पहले समय में आपको फोन भी किया था मैंने। तो अभी मेरा इतना ही है कि ये जो आज का जो समस्या है उसका थोड़ा, जैसे मैंने 2-3 शीर्षिका में सोचा था, ये तो आज का परिस्थिति को समझना। आज का परिस्थिति ऐसा हो सकता है, 21वीं सदी हो सकता है, कलयुग का चिंतन में हो सकता है। इसका थोड़ा चिंतन करना कि क्या है आज का परिस्थिति और इसका मूल कारण क्या है, और इसका परिहार हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ये एक विचार तो इसी विषय में है। तो इस विषय के लिए एक तो शास्त्र ग्रंथ का तो अध्ययन और उसमें कौन कौन सा स्पेसिफिकली लेना है, एक ये तो है। दूसरा है ये धर्मपाल जी का पुस्तकें है, और हिंद स्वराज भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पूर्ण प्रमति में, और वैश्विक शास्त्र भी हो रहा है अध्ययन। ये सब ग्रंथों का आधार पर मेरा जो प्रश्न, मुझे खुद भी, मैं समाज को देख रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ सभी से, इससे मुझे क्या समझ में आ रहे हैं, समस्या का सिम्टम्स क्या है और उसका मूल स्वरूप क्या क्या हो सकता है। और इसके लिए आजकल मतलब इस युग, इस सदवी का परिप्रेक्ष्य में शास्त्रीय परिहार क्या क्या हो सकता है, इस दिशा में मेरा चिंतन रेगुलरली चल रहा है। उसका मोटे मोटे जब थोड़ा क्लैरिटी जब मैं सोचता हूँ आ रहा है, पर उसको थोड़ा, जैसे आपने कहा, मेरा पहले कन्नड़ भाषा में कुछ उसका पॉइंट्स लिखकर एक थोड़ा छोटा सा लेख तो बनाना चाहता हूँ। और मेरा जो भी 1-2 चिंतन भी रहा यहाँ पे, उस विषय में भी थोड़ा मैं संकलन करके शायद चिति के लिए भी एक लेख सिद्ध हो सकता है। वो शायद भी नहीं, आपको लिखना है और समय से लिखना है। हाँ ताई, हाँ ताई। और तो इसी दिशा, चीटी में प्रकाशित कर सके ऐसे लिखना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। उस दिशा में तो चिंतन और अध्ययन तो चल रहा है, पर उसका पूरा एक स्पष्ट रूपरेखा मैं करना तो चाहता हूँ। अगर हो सके तो फिर से मैं आपसे 1-2 बार एक चर्चा करूंगा फोन करके। आपको अपनी माने जो विचार प्रक्रिया, विचार पद्धति और कंसर्न्स जो हैं सारे, और उसके लिए हल ढूंढने का प्रयास है, और ये सारे
मुझे एक एक ही कथन उसमें याद आता है। ऋषि उद्दालक ने अपने गुरुकुल में अध्ययन पूर्ण करके आए हुए पुत्र श्वेतकेतु को कहा था कि तुमने ऐसा कुछ नहीं जाना, यद एकेन ज्ञातेन सर्वमेव विज्ञातम भवति, जिसको एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसा कुछ तुम नहीं पढ़कर आए क्या? तो ये जो केंद्रवर्ती विचार है ना, यद एकेन ज्ञातेन, आप एक उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो न्यूक्लियस है, केंद्र बिंदु है, जहां से फिर विस्तार होते होते ये सारी बातें आती हैं, उस केंद्र को पहले पकड़ो। वो कौन सा है केंद्र, उसको पकड़ो, फिर धीरे धीरे बाकी सारे उससे कनेक्ट होते जाएंगे। यदेकेन ज्ञातेन सर्वमेव विज्ञातम भवति, वो क्लियर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। माने फिर ऐसा होगा, ये करो या वो करो, या ऐसा करने से होगा या वैसा करने से होगा, ऐसा सब होगा। आपने जितने भी पुस्तकों के नाम दिए ना, धर्मपाल, फिर हिंद स्वराज, फिर दैशिक शास्त्र, और हमारे वैदिक वांग्मय के शास्त्र, उनकी रचना में और स्वभाव में और स्वरूप में इतना अंतर है। आप इन सबका मेल एक दूसरे के साथ कैसे बिठाएंगे, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। में अब ज्यादा बोलूंगी तो समय हमारे इसमें चला जाएगा, परंतु ये चारों प्रकार का जो वांग्मय है उसकी प्रकृति बहुत अलग अलग है, फोकस बहुत अलग अलग प्रकार का है। हाँ, आंतरिक एक सूत्रता हमें निर्माण करनी पड़ेगी, और उसका जो न्यूक्लियस है, केंद्र बिंदु है, वो पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बाद में ये सर्व प्रकार के एक दूसरे से विभिन्न जो भिन्न भिन्न जो हैं, वो उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो पहले आपका सारा बौद्धिक परिश्रम और पुरुषार्थ न्यूक्लियस पर आ जाने का होगा, तो आपका सारा प्रयास एकदम सार्थक माने मीनिंगफुल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अभी हम वो अधिक बात हाँ, करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आता ही उसका हाँ पुनरुत्थान को जो अध्ययन हो रहा है 2 साल से, उसका भी हाँ हाँ मन में चल रहा है। जैसे हम 5वें ग्रंथ 4वें ग्रंथ पढ़कर वहां हाँ तो हाँ समस्या का मूल स्वरूप का पूरा चिंतन किया है उसमें, और बाद में जो 1 2 3 का ग्रंथ पढ़ा है, और सूत्र ग्रंथ पढ़ा है, उसका भी अनुसंधान है। इस सभी का एक मंथन तो अंदर हो रहा है, वो कैसा बाहर निकलेगा उसको थोड़ा इंतजार करना, मैं थोड़ा चिंता कर रहा था। आपकी मथनी कैसी है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। हाँ हाँ, ताई, ठीक है। आपसे आपसे चर्चा करूंगा मैं ताई। करेंगे। हाँ हाँ, राजेंद्र जी, नमस्कार। हम्म 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 हम्म
हम्म, 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 हाँ, हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा, हम्म, अच्छा, हाँ, हम पढ़ेंगे, हाँ, 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 हम्म, वेदांत दर्शन के, हाँ, हाँ, हम्म, 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 अच्छा, हम्म, हाँ, हम्म, 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 हाँ, हाँ, जी, हम्म, 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 हाँ, बहुत है, हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, वास्तव में कुछ भी नहीं पता, हम्म, कुछ भी नहीं पता। मैंने भारतीय शास्त्रों पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि भारतीय शास्त्रों को हम वर्तमान हमारी जो चल रही है पद्धति और स्थिति और उसके परिप्रेक्ष्य में ही देख रहे हैं। भारतीय शास्त्रों को भारतीय दृष्टि से देखना ये तो जैसे हमारा शुरू ही नहीं हुआ है अभी। ऐसी स्थिति अभी है, ऐसा कभी-कभी लगता है कि ये क्या है और हम क्या कर रहे हैं? सही बात है। हुँ। हाँ जी, लता जी? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हुँ, 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 हुँ। हाँ, पातंजल योग प्रदीप, पातंजल योग प्रदीप, ये तो योग का है, ये योग का है। मैं जो कह रही थी वो गीता प्रेस का प्रकाशन भी नहीं है। वो नहीं मिला है। मैं देखूँगी अभी। हाँ, ठीक है। हुँ, हुँ, का अध्ययन कैसे चल रहा है और हमारी दिशा और दृष्टि क्या है इसके बारे में सुना। वो सबके बीच में सबकी बात करना इसलिए आवश्यकता था कि हम सब एक गट की तरह भी कार्य कर रहे हैं। अब आपके जो संदर्भ हैं, वो एक संदर्भ ऐसे भी रखिए कि हमें आचार्य बनना है। तो उस दिशा में बढ़ना है तो आपकी दिशा निर्धारित होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और गति भी निर्धारित होनी चाहिए। ये अध्ययन का अपना जो आंतरिक अनुशासन है, जैसे अभी कहा ना कि हमारे ग्रंथ इतने अधिक हैं और विस्तार इतना अधिक है, जैसे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसके विस्तार की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमारे विषय, हमारे ग्रंथ, अ, हमारे आयाम ये इतने अधिक हैं कि हम कहाँ फ़ोकस हो और दिशा कौन-सी पकड़े और लक्ष्य निर्धारित कैसे करने करें, ये हमको तय करना होगा। इसके लिए हमारा अध्ययन का आंतरिक अनुशासन चाहिए। ये अनुशासन कैसा रहेगा इसका एक बिंदु मैंने कहा
कि हमको आचार्य बनना है, आचार्य होना है। आप ऐसा मत मानो कि हाँ हम आचार्य है ही, हाँ है ना, सभी अपने अपने स्तर पर और अपने अपने योजना से आचार्य हैं। परंतु अभी हमारा जो आचार्य अध्ययन योजना में जो आचार्य हैं वह आचार्य बनना है। हमें प्राज्ञ बनना है, उसके लिए हमें अपनी अवधि निर्धारित करनी है। स्वैर नहीं रहना है। स्वैर नहीं रहना का अर्थ ही है अनुशासन, अनुशासित होना है। तो अध्ययन को अनुशासित करना, अध्ययन पद्धति को अनुशासित करना, नहीं तो हमारी रुचि अपन हमको कहीं पर भी एक, अरे हाँ ये विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो पढ़ना ही चाहिए, इसको तो करना ही चाहिए, ऐसा होगा। तो हमने जो पहले से, मैंने 2 वर्ष पहले से डिफाइन किया ना, याज्ञवल्क्य ये खूंटी है, भृगु ये खूंटी है, श्वेतकेतु ये खूंटी है, ऐसा हमने निर्धारित किया है। उसके साथ मिलान करो, उसके साथ मिलान करो। हमने 5 वर्ष की अवधि रखी है, उसके साथ मिलान करो। हाँ, कम अधिक होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कम अधिक बोलती हूँ तब अधिक का ही हम विचार करते हैं। कम का भी विचार करो कि 5 वर्ष का हम 2 वर्ष में पूरा कर दे, बहुत ही अच्छा है। लेकिन 5 वर्ष का 6 वर्ष में तो पूरा करना ही चाहिए। हाँ, दूसरा क्या है कि हमारे व्यावहारिक कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और वो तो होंगे ही। हम जिस प्रकार से पोजीशनड हैं उस प्रकार से हमारे व्यावहारिक कंस्ट्रेंट्स तो होंगे। उसमें हमारी युक्ति कैसे काम आएगी, क्या क्या युक्ति करेंगे कि हम ये भी करें और वो भी करें। हम जिस जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उसके साथ हमारे अध्ययन का क्या संबंध है, कोई आंतरिक संबंध है क्या, व्यावहारिक संबंध हम बिठा सकते हैं क्या? क्योंकि आंतरिक संबंध तो बहुत अच्छी बात है, वो बैठ भी जाएगा, तुरंत बैठेगा। व्यावहारिक संबंध बिठाने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उसमें हमारे छात्र हैं, हमारे साथी अध्यापक हैं, हमारे विभिन्न विषय हैं, हमारे विभिन्न प्रकल्प हैं, हमारी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, वो सारी की सारी उसमें समय मांगती है, माने हमारा विचार भी मांगती है और हमारा श्रम भी मांगती है। वो तो सारा सीमित है, और ये तो असीम है। हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र है वो तो असीम है, और हमारा व्यवहार का क्षेत्र है उसमें हमारी जितने भी सामर्थ्य है वो सारा सीमित है। माने जो भी समय है, श्रम है, विचार है, वो सारा उसमें चाहिए। तो दोनों का, सबका आंतरिक और बाह्य मेल कैसे बैठाए, इसके लिए हमारी जरा जो व्यावहारिक बुद्धि है, युक्ति है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से हम कैसे करें? ऐसा तो नहीं है, हमारा समय भी अधिक लगना है, तो हमने निर्धारित किया है इसलिए लगना है। हम बहते नहीं जाएंगे कि अरे अभी ये आ गया, अभी ये आ गया, अभी ये आ गया, इसकी प्रायोरिटी बदल गई, हमने तो इसको प्राथमिक स्वरूप प्राथमिकता दी थी परंतु ऐसा हो गया। नहीं, वी मस्ट बी द मास्टर ऑफ द सिचुएशन, ऐसा तो बनना पड़ेगा। फिर हम तय करें कि नहीं हमको तो 3 वर्ष में करना है, तय करें कि हम 4 वर्ष लगे तो चलेगा तो 4 वर्ष की योजना बनाएंगे, 3 वर्ष लगेगा तो 3 वर्ष की बनाएंगे, 1 वर्ष में करना है तो 1 वर्ष की योजना बनाएंगे। ऐसा करके इसको कहते हैं अध्ययन का आंतरिक अनुशासन। ये बाहर के अनुशासन से नहीं होता। आंतरिक अनुशासन तो केंद्र बिंदु तय करना, उसका रेडियस तय करना, विस्तार तय करना, और फिर हमारा उसमें एफर्ट्स कैसे रहेंगे, क्या क्या इनपुट्स होंगे, वो सारा तय करना, और उसके अनुसार एक डिजाइन तय करना और उसके अनुसार करना। ये मुझे लगता है कि पिछले मैं 3 महीने से तो ये बोल ही रही हूँ, 3 महीने से भी पहले से
ये लग ही रहा है कि हमको अनुशासित होने की बहुत आवश्यकता है। एक ही इसका उदाहरण है, हमने व्यक्तिगत अध्ययन की कोई रूपरेखा, मैंने व्यक्तिगत अध्ययन कैसा चल रहा है इसके बारे में वर्णन तो हम बहुत कर रहे हैं, और वो वर्णन इंटरेस्टिंग भी है, वो वर्णन जेन्युइन भी है, वो सब है। लेकिन जिसको कहते हैं कि रूपरेखा तय करना, ये अभी नहीं हुआ है। हाँ, लता ने कुछ तो रूपरेखा प्रस्तुत की है अभी। मनु जी ने भी रूपरेखा तय की है, लेकिन अभी उसको ठोस बनाना, ये हमारी पिछली बार जो निरूपण माने प्रस्तुति हुई थी, उसके बाद हमारी जिन विषयों पर चर्चा हुई थी और मैंने कुछ प्रश्न भेजे थे, उसके बारे में आपने कुछ बताया भी था, कुछ माने क्या बताया था वो भी मुझे ध्यान में है, ये बताया भी था। उसके बाद उसको ठोस रूप मिलना अभी बाकी है। अभी आप कह रहे हैं कि जुलाई एंड तक तो मैं इसको परिस्थिति को ठीक संभाल लूंगा, बाद में करेंगे तो ठीक है, अगस्त में करेंगे, परंतु ये करने की आवश्यकता है। तो मेरा केवल एक ही सूत्र है, न्यूक्लियस तय करो, दिशा तय करो और रूपरेखा बनाओ, प्लानिंग करो, प्लानिंग कर लक्ष्य निर्धारित करो। माने न्यूक्लियस और लक्ष्य, ये दोनों के बीच में इसकी दिशा होती है, कितना दूर जाना है ये भी तय होता है, और स्वरूप एफर्ट्स क्या रहेंगे ये भी तय होता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में ही मुझे कुछ बातें जाननी भी थी और बतानी भी थी। तो इतना मेरा ये बनता है अभी। ये अनुशासन के लिए खूंटी के रूप में चिति के लेख हैं, खूंटी के रूप में एक भाष्य ग्रंथ लिखना है। तो ये खूंटी ही है, ये बात तो ठीक ही है, परंतु खूंटी है, उस खूंटी का तो स्वीकार हमको करना ही होगा, तभी वह हमारे अध्ययन का आंतरिक अनुशासन आएगा। जो आंतरिक अनुशासन 100% फॉलो करते हैं, वे फिर स्वैर विहार भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड ट्रूली मीनिंगफुल। इसलिए इस दृष्टि से आप अपने अध्ययन को देखें, ऐसा मेरा निवेदन है। अगर अब समय है 2-3 मिनट, तो आपको कुछ बताना है, पूछना है तो पूछिए। ये जो प्राण विज्ञान के पुस्तक बोले आप, हाँ हाँ, एक प्राण विज्ञान बोले, दूसरा 2 पुस्तकें बोले आत्मविज्ञान, आपने। आत्मविज्ञान। हाँ, तो एक पुस्तक है ताई हाँ प्राण विज्ञान का, मैं हाँ जस्ट पूछना चाहता था कि वही पुस्तक है क्या करके। हाँ हाँ, प्राण विज्ञान ये जो है एक सेकंड ताई, ये साइंस ऑफ वाइटल फोर्स, हाँ योग निकेतन ट्रस्ट, हिंदी, दिल्ली, हाँ, योगेश्वरानंद परमहंस जी ऑथर है। अच्छा, अंग्रेजी में तो नहीं है, परंतु नहीं ये नहीं, मैंने अंग्रेज देखा। नहीं है, ये हिंदी में ही है पुस्तक ताई, अच्छा, योगेश्वरानंद परमहंस। हाँ, परंतु शीर्षक क्या है? प्राण विज्ञान। प्राण विज्ञान शीर्षक का नाम। हाँ हाँ, मैं मैं उसका हाँ हाँ भेजता हूँ, पीडीएफ आपको भेजता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। यही पुस्तक है तो बताइए कि हो देखेंगे। हाँ ठीक। और मुझे एक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना था। अपना मौलिक दृष्टि और मौलिक चिंतन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पिछले विगत 100 वर्षों का अगर हम अपने शास्त्रों, अपनी विद्याओं और अपनी शिक्षा योजनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे सारा विद्वत क्षेत्र पश्चिम की दृष्टि से हमारे शास्त्रों की प्रस्तुति
इसमें इतने इतने गहरे डूबे हैं कि इसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी हम उस टर्मिनोलॉजी को छोड़ ही नहीं सकते हैं, उस दृष्टि को छोड़ ही नहीं सकते हैं, उस पर्सपेक्टिव को छोड़ ही नहीं सकते हैं। उनके द्वारा प्रमाणित होना, ये इसको हम साहस ही नहीं कर सकते हैं कि ये छोड़ना पड़ेगा। केवल एक ही उदाहरण है, मनुष्य बाकी सारे आविर्भाव जो है, प्राणी, वनस्पतियां आदि, उससे अलग क्यों पड़ता है? वो अंतःकरण से ही अपने आप को संचालित करता है, जबकि बाहर शेष सारा है वो बहिकरण से संचालित होता है। नाउ डेवलप ऑन दिस स्टेटमेंट, ये क्या होता है? और इसलिए सब कुछ अलग है। तो पश्चिम का सारा ज्ञान क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र बहिकरण को अधिक महत्व देता है, और जबकि भारत में मनुष्य के लिए अंतःकरण को मापन का क्षेत्र, माने अंतःकरण को प्रमुख मानता है, डायरेक्टिव फोर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो सारी विद्याओं का अध्ययन एकदम अलग हो जाता है। इस बात पर हमें चिंतन करना होगा, इस बात पर हमें ड्वेल करना होगा, ये क्या है, व्हाट डज दैट मीन। हमारा अध्ययन का स्वरूप बदलेगा, अध्ययन की पद्धति बदलेगी। इसके कारण से अब इसके लिए हमको जरा ये सारी दलदल से बाहर आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ। ताई एक तो 165 का है, और जो मैं ऑनलाइन डाउनलोड करा उसमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आत्मविज्ञान 383। अच्छा, वो आत्मविज्ञान तो मेरी कल्पना में जो है, स्मरण में, उससे थोड़ा बड़ा है। प्राण विज्ञान निकट जाता है। हाँ हाँ, प्राण विज्ञान 200 पन्ने के हैं। अच्छा, हाँ, वो तो ठीक बैठता है। 363 वाला थोड़ा बड़ा लगता है, पर मैं देखूंगी। और ये भी दोनों महत्वपूर्ण है ही अपने आप में। वो भले मैं स्वामी ओमानंद तीर्थ बोल रही हूँ, ये भी कोई स्वामी जी ही हैं, देखेंगे। हाँ, आप मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है। हाँ हो। तो मनु जी, क्या आदेश? मैं ताई समापन करेंगे।